हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज है ईएमटी पीवाईक्यूज का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2021 और 2020 सीयूईटी पीजी में आए हुए क्वेश्चंस और ईएमटी के क्वेश्चंस होंगे जिसको आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ना मैंने ये यहाँ पर ईएमटी मेंशन किया हुआ है, आपके सिलेबस में इसको लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो 2023 के 2022 के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी और 2021 और 20 के आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। आज वाला मैंने लाइव लेक्चर नहीं लिया, इसको मैं रिकॉर्डेड के फॉर्म में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम है, तो इसलिए ये लेक्चर आप लोग देख लेना। और चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभ्यास बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभ्यास बैच में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी। उसके अलावा ऑप्टिक्स आज से स्टार्ट हो गया और मैकेनिक्स आज से स्टार्ट हो गया। तो अभी 4 सब्जेक्ट अभ्यास बैच के अंदर चल रहे हैं। अभ्यास बैच के अंदर जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको अभ्यास बैच ज्वाइन करना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स, जिसे ज्वाइन करके आप इस लेक्चर का पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर का मैं ले रहा हूँ। पहले 2021 के पेपर के क्वेश्चन लेंगे, फिर 2020 के। क्वेश्चन में बोला है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका सेंटर मान लिया मैंने ये। और यहाँ 3r डिस्टेंस के ऊपर कोई यहाँ पर चार्ज रखा गया है Q और इसकी रेडियस जो है वो है r। तो हमें ये बताना है कि द इमेज चार्ज एंड डिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली। इमेज चार्ज कहाँ पर होगा और उसकी डिस्टेंस क्या होगी हमें बता। तो ये फॉर्मूला इरेक्टाफिकेशन वाला है, मतलब जो अलग अलग जो केसेस होते हैं इमेज चार्ज मेथड के या ग्राउंडिंग के, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो याद होंगे तो उनके फॉर्मूला याद कर लो और इसका आंसर निकालो। जैसे कि इसके केस में बात करूँ, ग्राउंडेड जो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके केस में अगर ये रेडियस है तो इमेज चार्ज जो है वो इमेज चार्ज की डिस्टेंस को हम लिखते हैं b से, सेंटर से उसकी डिस्टेंस को लिखते हैं b से। इमेज चार्ज की जो वैल्यू है उसको लिखते हैं हम q प्राइम से। ये जो q प्राइम वैल्यू होती है जो कि इमेज चार्ज की वैल्यू है, ये बराबर होती है a q अपॉन d, जहाँ a जो होता है वो होता है रेडियस और d होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड चार्ज। कौन सा चार्ज? जो बाहर रखा है ना। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड चार्ज, ये कौन सा चार्ज है? जो बाहर रखा हो। तो सबसे पहले इस इमेज चार्ज की वैल्यू निकालो, तो माइनस ए की जगह यहाँ क्या आ जाएगा आर, और क्यू का तो क्यू रहेगा। और डिस्टेंस जो दी गई है वो कितनी दी है 3r, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो इमेज चार्ज की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -q/3। एक पार्ट तो आपका ये सॉल्व हो गया -q/3। तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, तो ए 1 एंड सेकंड में से कोई एक ऑप्शन सही है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसकी इमेज चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इमेज चार्ज की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से उसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर अपॉन बी। ए क्या होती है? उसकी रेडियस, तो यहाँ रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, और डी क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 3r। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा r/3। तो एक आंसर आ गया इसका -q/3 और एक आ गया r/3। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? 1 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर और जरूर कर दें। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर 55 जो टेस्ट आपके होने वाले हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है 55 टेस्ट कैसे करेंगे, तो अभी 25 से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट खाली आएंगे और सब्जेक्ट टेस्ट आएंगे। फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस ओनली 500 रुपीज होगी। और टेस्ट सीरीज आपको ऑब्वियसली बात है मिलेगी निंजा प्रेप फिजिक्स बाय कपिल सर पर। और ये जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो 25 से स्टार्ट होगी टेस्ट सीरीज, जिसमें केवल आपको फुल लेंथ 10 फुल लेंथ टेस्ट और 10 सब्जेक्ट टेस्ट मिलने वाले हैं। और जिसको भी प्रिपरेशन करनी है, जो कर रहा है सीयूईटी पीजी फिजिक्स एग्जाम की, वो ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। और उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप बाय कपिल सर फ्रॉम गूगल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लैपलास इक्वेशन इन सीजीएस गाउसियन सिस्टम। लैपलास इक्वेशन जो होती है, देखो दो इक्वेशन है, ये लिखी हुई है डेल स्क्वायर फाई,
या पाई को मैं वी लिख दूं, पाई का मतलब भी पोटेंशियल ही है, मैं इसको वी लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो होती है पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन होती है? पॉइजन इक्वेशन। अब यदि इसमें रो की वैल्यू जीरो कर दें, रो की वैल्यू जीरो करने का मतलब है यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जीरो कर दें, सब खत्म कर दें, तो डेल स्क्वायर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो अब इसमें तो कोई यूनिट रखो चाहे मत रखो, आंसर आपका क्या आना है? सेम आना है, क्योंकि रो क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फोर आंसर ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ वेरी लॉन्ग, सेंटर है तो एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है। वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब हो गया इनफाइनाइट लेंथ की, आप उसको मान सकते हो। तो बी इनसाइड सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। और किसी एक एंड पर आपको निकालना हो, किसी एक एंड पर, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। तो आपको पूछा है इन दोनों का रेशियो, तो बी इनसाइड अपॉन बी एंड, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई और म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो ये कट गया यहाँ से, आंसर क्या आ जाएगा? टू। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टू, यानी कि ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 6.2 वोल्ट पर मीटर, ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 2.4 इंटू 10 पावर और 10 हर्ट्ज। तो एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं पूछी आपको, टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछी है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर आपको पूछा होता इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो उसके केस में आप लिखते 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये यहाँ पर वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, और ई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6.2, तो 6.2 का स्क्वायर करके लगा दो यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल पर मीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा सी। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप इसमें दिमाग चलाओ कि फ्रीक्वेंसी को कहाँ यूज करना है और उसके बाद आंसर निकालो, जबकि उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दिस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए? स्पेरिकल शेल के लिए। स्पेरिकल शेल के बाहर कोई पॉइंट है ए, उसकी सरफेस पर कोई पॉइंट है और उसके अंदर कोई पॉइंट। तो इसको मैं बोल देता हूँ बी और उसको बोल देता हूँ सी। तो ई ए की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ई और आर में ये वाला रिलेशन बनता है। सरफेस पर क्या होता है? सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल्स टू आर हो जाता है। स्पेरिकल शेल के अंदर, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? जीरो। स्पेरिकल शेल और कंडक्टर दोनों के केस, तो इनका ग्राफ बनाया जाता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चल रहा है, फिर उसकी वैल्यू एकदम से मैक्सिमम हुई और उसके बाद फिर वो कैसा रिलेशन शो कर रहा है? पैराबोलिक। तो ये ग्राफ जो है किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर का नहीं है। सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर के लिए इस तरह की लाइन आती है, अगर सॉलिड स्फीयर होता तो ये फिर ग्राफ ऐसा ऐसा, ये बनता सॉलिड स्फीयर के केस में। तो हमें तो ये जो ग्राफ है ये किसका पूछा बनेगा? ये बनेगा स्पेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ गिवन डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो क्या, अगर कोई आपके पास एक एटम है, उसमें ये उसका न्यूक्लियस है, तो इनिशियली जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मार रहे हैं, उसका मास सेंटर और जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है उसका मास सेंटर दोनों एक ही होते हैं। अब अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो क्या होगा? जो प्रोटॉन है वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे सरकेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इनके बीच में एक क्या डेवलप हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल बन जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट की वजह से क्या आएगी? यहाँ पर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आएगी, जिसका डेरिवेशन निकाला जाता है और फिर वैल्यू बनती है P इक्वल्स टू अल्फा ई, जहाँ पर P होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा का मतलब होता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर, और टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होती है।
टेम्परेचर से ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होती है, तो हमें पूछा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें बोला है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यू। तो एक क्यूब बनाओ और ये रख दिया आपने पॉइंट चार्ज, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज रख दिया। तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आएगी, देखो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वाई टोटल, वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यूब है कितने फ्लक्स से मिलकर बना, कितने फेसेस से मिलकर बना है? 6 फेस। एक फेस से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, जो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन ऑर्डर टू कीप द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज विल बी। अब हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा ना, या इसको ऐसे लिखो ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा एल। ये हमारे पास कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो यहाँ से बनता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। अब दोनों जब हमने चेंज किया है कैपेसिटेंस को, तो ओमेगा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है ओमेगा प्राइम स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन एल सी और ये हो जाएगा 1 अपॉन एल प्राइम सी प्राइम। तो यहाँ से 1 अपॉन एल सी ऐसा का ऐसा, एल प्राइम सी प्राइम की वैल्यू कितनी कर दी है 4 सी, तो यहाँ से सी कैंसिल हो गया। एल प्राइम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, एल बाय 4। एल प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाय 4। यानी कि यदि आप सी को बढ़ा रहे हो तो एल को उतने ही टाइम से रिड्यूस कर दो, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज क्यू इज डिवाइडेड, एक चार्ज है क्यू, उसको डिवाइड कर दिया क्यू में और कैपिटल क्यू माइनस क्यू में। तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए हमें क्यू की वैल्यू बतानी है। देखो भाई फोर्स के क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। मान लो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, आर स्क्वायर हो जाए। और मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, डी एफ अपॉन डी क्यू कर दो आप। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ, डी अपॉन डी क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा क्यू माइनस टू क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल क्यू अपॉन 2। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एन ऑसिलेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेटिंग वोल्टेज आपको दी है और वोल्टेज की वैल्यू आपको दी है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है जिसमें सेपरेशन डी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वी ऑन डी आ जाएगा, वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन डी कॉस ओमेगा टी। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जे डी ये बराबर होता है डी डी ऑन डी टी, और डी को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन और ई। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी ई ऑन डी टी। ई की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लो, तो ई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन डी बाहर आ गया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा और ये बनेगा साइन ओमेगा टी। तो आंसर आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन डी ओमेगा साइन ओमेगा टी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ प्रोटॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी एट राइट एंगल। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल किस तरह की मोशन करेगा, उसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर रहेगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, तो एफ जो है वो क्या होगा, क्यू भी। अब क्योंकि सर्किल में है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह भी काम करेगा। यहाँ से इसकी रेडियस भी आप निकाल सकते हैं, पूछा जाता है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड पूछ ले तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2 पाई आर अपॉन बी। इस आर की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन बी इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2021 के पेपर के, 2020 के पेपर के। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से
समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है, कपिल गोयल फिजिक्स। और जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जिसमें सब्जेक्ट टेस्ट भी आपको मिलेंगे, वो स्टार्ट हो रही है 25 से। तो जिन भी लोगों को परचेज करना है वो टेस्ट सीरीज, तो वो उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप को। इसके अलावा अभ्यास बैच जिन्हें ज्वाइन करना है, तो अभ्यास बैच भी वो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें उनको 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 1000 क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, यानी कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, कुछ देखे देखे से ही क्वेश्चन आपके होंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। एग्जाम में जब देखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको सॉल्व करना भी आपके लिए आसान होगा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, इसके कल के लेक्चर में, और कल ईएमटी का फाइनल लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स या फिर मैकेनिक्स।